गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 11 जनवरी और आज के इस सेशन में 11 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खबरों में रहा दीपोर बील वेटलैंड कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पर पक्षियों की जनगणना की गई है, इसलिए ये सुर्खियों में है और ये आता है असम में। याद रखेंगे आप सभी, आपसे पूछा जा सकता है कि दीपोर बील जो वेटलैंड है ये किस राज्य में आता है? तो ये असम में आता है। साथ ही में याद रखेंगे कि यह असम में एकमात्र रामसर साइट है। पूछा जा सकता है आप सभी से। पक्षियों की संख्या में प्रजातियों की विविधता और प्रजातियों की कुल संख्या में वृद्धि का पता चलता है, इसलिए पक्षियों की जो गणना है वो की जाती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं दीपोर बील वेटलैंड के बारे में। यह असम में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। नवंबर 2002 में से रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो रामसर स्थल है ये कहाँ पर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल भी है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पर आता है, तो ये असम राज्य में आता है। अब डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। पाला अर्धभूमि जिसे 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ये मिजोरम में है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य ये भी एक रामसर स्थल है और गुजरात में आता है। 2 फरवरी 2002 को इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में आता है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये हरियाणा में है। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और यह मानव निर्मित मीठे पानी की भी आर्द्रभूमि है। कौन सी? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा। आगे डिस्कस कर लेते हैं असम के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैप में देखेंगे आप असम। असम में 7 प्रमुख नेशनल पार्क हैं वर्तमान में। भारत का जो नवीनतम नेशनल पार्क है जिसका नाम है दिहाई पटकाई, ये भी कहाँ पर आता है? तो असम में ही आता है फ्रेंड्स ना। असम के कौन कौन से नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं? तो एक तो आप काजीरंगा याद रखेंगे, दूसरा आपको याद रखना है मानस, मानस के बाद याद रखना है आप सभी को दिहाई पटकाई, क्योंकि ये भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। और फ्रेंड्स, असम एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, तो ये पॉइंट भी आप सभी यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला सवाल है कि खबरों में रहा किलौआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में क्या हुआ है, इसमें फिर से विस्फोट हो गया है और ये आता है अमेरिका के हवाई द्वीप में। कहाँ पर है पूछा जा सकता है, तो ये अमेरिका में आता है फ्रेंड्स, है ना। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये एक सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है किलौआ, और ये हवाई द्वीप पर स्थित है और हवाई द्वीप जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये अमेरिका में आता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि सुमेरु जो ज्वालामुखी है इसमें भी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला था। ये किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोना लोआ है और इसमें भी विस्फोट हुआ था और ये भी हवाई द्वीप पर यानी कि यूएसए में स्थित है। 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। विश्व में सर्वाधिक जागृत जो ज्वालामुखी हैं ये कहाँ पर हैं? प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जिसे हम कोटोपैक्सी कहते हैं, ये कहाँ पर है? इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो अग्नि श्रृंखला या रिंग ऑफ फायर के नाम से इसे जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी मैप में देख सकते हैं, यह है प्रशांत महासागर और जो हाईलाइट
क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अधिकतर जो वॉल्केनो है वो आपको प्रशांत महासागर के आसपास ही देखने को मिलेंगे। ज्वालामुखी में शब्द में आपको याद रखना है, जैसे कि ये जो ज्वालामुखी क्या करती है इसे हम सिंडर कॉन कहते हैं। जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है उसे हम क्रेटर कहते हैं, और जब पृथ्वी के अंदर ये होता है तब इसे मैग्मा, और जब ये बाहर आता है तब हम इसे लावा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो सर्वाधिक मात्रा में इसमें जल वाष्प निकलती है। तो ये पॉइंट आप सभी वॉल्केनो के बारे में याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किसे अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय मूल की हैं और इनका नाम है मनप्रीत मोनिका, जो कि इस समय अमेरिका में पहली महिला सिख जज बन गई हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य महिलाओं की बात की जाए जैसे कि कमला हैरिस, तो याद रखेंगे ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की वर्तमान में। केतनजी ब्राउन जैक्सन अश्वेत पहली महिला जज बनी है अमेरिका में। रुचिरा कंबोज यूएन की प्रमुख हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की। तो ये चारों महिलाओं के नाम आप सभी को याद रखने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं महिला लेटेस्ट करेंट अफेयर। तो देखिए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो उनका नाम है जियो जॉर्जिया मेलोनी। फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीसा स्टालेकर। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, सैफाली जुनेजा को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मेघना अहलावत। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है, माधवी पुरी भुज। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारो कास्त्रो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से इस वर्ष ऑस्कर के लिए लॉस एंजल्स में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने स्क्रीनिंग होस्ट की है। तो फ्रेंड्स, ये की गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए, भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर में जाने वाली आधिकारिक फिल्म छेलो सो, जो कि एक गुजराती फिल्म है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इसकी जो स्क्रीनिंग होस्ट की है वो अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा की गई है फ्रेंड्स। निर्देशक कौन है इस फिल्म के, अगर पूछ लिया जाए तो पान नलिन इसके निर्देशक हैं। और यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट भी हो चुकी है ऑस्कर के लिए। आगे डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है कि इस वर्ष 75वां सेना जो दिवस है ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 75वां जो सेना दिवस है ना, अभी तक सेना दिवस मनाया जाता था दिल्ली में, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि राजधानी क्षेत्र से बाहर सेना दिवस का आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ पर होगा, तो याद रखना है आप सभी को, बेंगलोर कर्नाटक में 75वां सेना दिवस इस बार मनाया जाएगा। अमृतसर से आप सभी को याद होगा कि बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो इस बार अमृतसर पंजाब में मनाया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए सेना दिवस की, तो सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह पहली बार है जब यह कार्यक्रम राजधानी के बाहर आयोजित किया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करेंट अफेयर। दिल्ली के लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का जो उद्घाटन है ये किसने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा किसने की थी, राजनाथ सिंह ने। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया, मनोज मुकुंद नरवणे को। अब आपको बताना है कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं। अगला सवाल है कि दिग्गज फुटबॉलर जिनका नाम है गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, गैरेथ बेल को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और ये वेल्स के एक प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, हुगो लॉरिस। क्रिकेटर ड्वेन पिरोटोरियस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे दूसरी बार ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन
के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है सुनील जोशी और इनकी जो नियुक्ति है ना वो बीसीसीआई के द्वारा की गई है। आइए डिस्कस कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर सही आंसर होगा चेतन शर्मा। किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरी बार सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं इनका नाम है चेतन शर्मा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नियुक्ति किसने की है? बीसीसीआई ने। जानेंगे बीसीसीआई के बारे में, तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति जान लेते हैं जो कि बीसीसीआई से संबंधित है। वर्तमान में सचिव कौन है बीसीसीआई के? तो याद रखेंगे जैसा है। अध्यक्ष कौन है? तो आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे, रोजर पिन्नी है। उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं आशीष सेलार। संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है देवजीत सेकिया की। अब जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। यह भारत में पुरुष और महिलाओं के क्रिकेट का शासी निकाय है। बीसीसीआई एक स्वायत्त निजी संगठन है और यह भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है। इसकी जो स्थापना है वो 1928 में हुई थी। ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपना 45वां वनडे शतक लगाया है? तो फ्रेंड्स ये जो शतक है ना विराट कोहली जी के द्वारा लगाया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स इन्होंने ये जो शतक है ना श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में शानदार शतक जड़ दिया है। नाम याद रखेंगे विराट कोहली। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 शतक लगाने वाले भारत के ही सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये जो निर्णय है ना केरल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस सुविधा के तहत शिकायत संदेश को 10 मिनट में देखा जाएगा और शिकायत का निपटारा 7 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अगला सवाल है कि एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो फ्रेंड्स इसके अनुसार भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ना वो 7% है। आगे बढ़ते हैं। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है FSSAI। आइए जानते हैं। तो देखिए ईट राइट स्टेशन प्रमाणन क्या है? तो FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है, जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करता है, इसलिए ये रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है। अब आपको बताना है कि हाल ही में ये जो प्रमाणन है ना ये किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है। कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा जो कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम की जो आधारशिला है ये किसने रखी है? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जापान वीर गॉर्जियन अभ्यास 12 से 26 जनवरी तक कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना वो जापान में ही किया जाएगा। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को किस देश ने मंजूरी दे दी है? तो ये जो मंजूरी है ना अमेरिका के द्वारा दी गई है। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल का जो है इसे लॉन्च किया है? तो ये भारतीय पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है। भारतीय ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत किस देश को 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी? तो फ्रेंड्स ये जो बसें दी जाएंगी ना श्रीलंका को दी जाएंगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? इनका नाम है सुरेंद्र चावला। किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का जो खिताब है ये जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये भारत की हैं।
इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो सम्मेलन है, इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भारत ने पीछे छोड़ दिया है जापान को। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। लौटते मानसून से वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन 1985। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 170 में। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और की माप के प्रयोग के लिए किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो याद रखेंगे गीगर काउंटर है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। कल के सेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर देख लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। सही आंसर था ऑप्शन डी। किस राज्य के गेटो सोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 108। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजेन। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी की? भारतीय मूल के मोहन मानसिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं क्लास के कमेंट्स बॉक्स में। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।